तो हेलो बच्चों, हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मसल फाइबर के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया था। हमने एक्टिन और मायोसिन को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है उस मैकेनिज्म को स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कहा जाता है। और स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी में जो है एक्टिन स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, है ना। इस तरह का कुछ हमने प्रोसीजर पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किया है तो उसको जाके आप कवर कर लीजिए, फिर इस पार्ट को आइए, क्योंकि उसका रिवीजन जरूरी है। बिना उसके रिवीजन के आप इस पार्ट को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उसी लास्ट पार्ट का ही कंटिन्यूएशन है। तो हमने एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट देखे। एक्टिन फिलामेंट में हमने देखा कि दो एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो ग्लोबुलिन या ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जी एक्टिन के बने होते हैं। और हमने देखा था कि उनमें पेयर्ड फॉर्म में इनकी चेन्स, एफ एक्टिन फिलामेंट की चेन्स जो है पेयर्ड फॉर्म में पाई जाती हैं और इनके बीच में ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं ग्रूव्स पे ट्रोपोमायोसिन कवर करता है। ट्रोपोनिन ट्रिपलेट्स यानी 3 यूनिट्स के जो ट्रिपलेट्स हैं उन फॉर्म में ट्रोपोनिन स्कैटर्ड पाया जाता है। कहाँ पर? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। और ट्रोपोनिन इस बात को कंफर्म करता है कि ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के ऊपर जो ग्रूव है उस ग्रूव को मास्क करे, क्योंकि वो ग्रूव इंपॉर्टेंट है। उस ग्रूव को हमने नाम दिया था मायोसिन बाइंडिंग साइट। वो जो ग्रूव है जिसको ट्रोपोमायोसिन कवर करता है उस ग्रूव को जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद है। हमने फिर सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है, एच जोन की लेंथ कम हो जाती है, और अगर एक्टिन ओवरलैप कर गए तो एच जोन डिसअपियर हो जाता है, सी जोन की लेंथ बढ़ जाती है, ए बैंड का जो लेंथ है वो फिक्स रहता है, बट उसकी जो विड्थ है वो विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, दो एडजेसेंट जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, दो एडजेसेंट एम लाइन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। ये सारा इवेंट होता है जब सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एक बात और आपको याद होगी, हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा था कि किसी भी मसल फाइबर के सार्कोमियर, सभी सार्कोमियर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और मसल में जितने भी मसल फाइबर है वो सभी मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसे ऑल और नन लॉ कहा जाता है। ऑल और नन लॉ, ऑल और नन लॉ क्यों कहा जाता है ऑल और नन लॉ? क्योंकि या तो सभी सार्कोमियर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे या तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी इनमें यूनियन जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग है। या तो सभी में कॉन्ट्रैक्शन एक साथ मिलेगा या तो कोई भी कॉन्ट्रैक्शन, किसी में भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। ये हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी और कुछ बेसिक आइडिया हमें लग गया था किसका? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का। आज हम इसका जो प्रोसीजर है, ये मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिटेल मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे। तो शुरुआत करते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो स्टिमुलस है, ठीक है, जो स्टिमुलस है वो आता है न्यूरॉन्स के थ्रू और कहाँ पहुंचता है? मसल्स में पहुंचता है। मसल तो भाई अपने से कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं। अगर वो इनवॉलेंट्री मसल है तब भी नर्वस सिस्टम से जो है उसे लेना पड़ेगा, क्या? इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर वॉलेंट्री है तो हमारी विश के अकॉर्डिंग जो है इंस्ट्रक्शन लेगा, लेकिन कुल मिला के उसे इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा किससे? नर्वस सिस्टम से। तो सबसे पहले देखते हैं कि नर्वस सिस्टम से इंस्ट्रक्शन कैसे लेता है और ये इंस्ट्रक्शन आगे कैसे ट्रांसफर होता है। सपोज करिए ये न्यूरॉन है, नर्व सेल है, और नर्व सेल में हमें मालूम है जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है वो साइटॉन से एक्सॉन की तरफ होता है। तो एक्सॉन में आता है और एक्सॉन की जो लोअर ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेज में जो सिग्नल है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके एंड पार्ट तक जाने के लिए। तो एंड पार्ट में हम देखेंगे, हमें साइनेप्टिक नॉब दिखेंगे। हमें ये सोलन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, साइनेप्टिक नॉब। और ये साइनेप्टिक नॉब जो है ये सार्कोलेमा, ठीक है, मसल फाइबर की जो कवरिंग है
मसल फाइबर की जो कवरिंग है सार्कोलेमा पर अटैच होते हैं। कौन अटैच होता है? साइनेप्टिक नॉब। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि ये मान लीजिए साइनेप्टिक नॉब है और ये सार्कोलेमा पर अटैच है। सार्कोलेमा यहां पर ये दिख रहा है। जो सिग्नल आना है न्यूरॉन्स के थ्रू वो ऊपर से आना है। सिग्नल जो आना है वो ऊपर से आना है। यहां पर साइनेप्टिक जो है वेसिकल्स पाए जाते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यानी ये ऐसे गुब्बारे होते हैं जिनके अंदर, जैसे होली के गुब्बारे होते हैं ना, जिनके अंदर अलग अलग तरह के कलर्स भरे होते हैं, किसी को भी मार दो रंग बिरंगा हो जाएगा। तो उसी तरह से ये भी ऐसे गुब्बारे होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो एक न्यूरॉन से जो स्टिमुलस है उसको या जो मैसेज है उसको अगले न्यूरॉन तक ले जाएंगे या मसल्स तक ले जाएंगे। ठीक है, तो जो जंक्शन है एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से भी पाया जाता है, और यहां पर जो जंक्शन हमें दिख रहा है उसे, वो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में दिख रहा है, इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मायोन्यूरल जंक्शन कहा जाता है। तो जब भी कोई सिग्नल, कोई स्टिमुलस न्यूरॉन से आना होगा, किसमें? मसल्स में, तो इसी जंक्शन के थ्रू आएगा वो सिग्नल, वो मैसेज आएगा, और इस जंक्शन को कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मायोन्यूरल जंक्शन। ठीक है, याद रखना। अब मैंने यहां एक डायग्राम लिया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, तो ऐसा देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं कुछ मार्किंग भी यहां करूंगा, तो वो मार्किंग भी आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जब भी साइनेप्टिक नॉब को देखेंगे तो ये न्यूरॉन का पार्ट है, उसका एंड फीट है, सोल एंड एंड है, इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। ठीक है, क्या भरे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरह के केमिकल्स होते हैं? एक न्यूरॉन से मैसेज को आगे ले जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। आगे मतलब दूसरे न्यूरॉन में भी ले जा सकते हैं या मसल्स में भी ले जा सकते हैं। यहां जो है वो मसल्स में ला रहे हैं। तो एड्रेनलिन मिलता है, इसका एग्जांपल एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन मिलता है, सेरोटोनिन मिलता है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन मिलता है, डोपामिन मिलता है, गाबा। ठीक है, ये कुछ हमें न्यूरोट्रांसमीटर मिलते हैं। यहां पर जो हमें रिक्वायर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है मसल्स में वो है एसिटाइल कोलिन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ फिल्ड होते हैं उनके अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, यही मसल्स में मैसेज लेकर जाता है। अब बात है जब हम देखेंगे सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन को, तो साइनेप्टिक नॉब और सार्कोलेमा मेम्ब्रेन के बीच में गैप दिखता है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। ये गैप होता है, इस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद जो है हमें सार्कोलेमा की जो सरफेस है वो फोल्डेड सरफेस यहां दिखती है। ये जो फोल्डेड सरफेस है ये मोटर एंड प्लेट है बच्चों। ठीक है, ये क्या है? मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट, इसी को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं। मोटर एंड प्लेट या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट दिख रहा है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर वाला पार्ट प्री साइनेप्टिक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, और उसके बाद वाला पार्ट पोस्ट साइनेप्टिक है। तो ये जो मोटर एंड प्लेट है, इस मोटर एंड प्लेट में पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मोटर एंड प्लेट में पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। न्यूरॉन्स और मसल्स का जंक्शन, और मसल्स की जो सरफेस है वहां पर मोटर एंड प्लेट है, और उस मोटर एंड प्लेट में पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये
साइनेप्टिक क्लेफ्ट से आने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करके उसे अंदर मसल्स में और मसल्स के साइटोप्लाज्म में भेजते हैं, जिसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए न्यूरॉन से सिग्नल आया, वो सिग्नल के साथ क्या है, कैल्शियम आयन आते हैं। सिग्नल जो है किसके फॉर्म में आता है, कैल्शियम आयंस के फॉर्म में। वो कैल्शियम आयन इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को किनारे की तरफ पुश करते हैं। किनारे का मतलब जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ पुश करते हैं। अब जब इनको पुश करते हैं तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एक्यूमुलेट होने से ये क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और बर्स्ट होने से जो केमिकल है उस केमिकल को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। वो केमिकल साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर जो मोटर एंड प्लेट है उससे होते हुए, रिसेप्टर से होते हुए कहाँ चला जाता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर चला जाता है मसल्स में। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ चला जाता है, मसल्स में। इतनी बात हमें याद है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद इस डायग्राम को मैं आगे समझाऊंगा। पहले डायग्राम देखेंगे तो यहां पर देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट हुए तो न्यूरोट्रांसमीटर निकले और मोटर एंड प्लेट पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स से होते हुए दे एंटर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, दैट इज सार्कोप्लाज्म। कहाँ एंटर करते हैं, सार्कोप्लाज्म में एंटर करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। कौन है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या एग्जांपल है, एसिटाइल कोलिन। बड़ी अच्छी बात है। अब ये डायग्राम को देखेंगे, ये वही डायग्राम है जो हमने अभी बताया। कैल्शियम आयन के फॉर्म में यहां से जो मैसेज आता है और उसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो मेम्ब्रेन में आके फ्यूज हो जाते हैं और बर्स्ट कर जाते हैं। इनके बर्स्ट होने से साइनेप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट होते हैं और इनके बर्स्ट होने से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर रिलीज होते हैं। बाहर रिलीज होते हैं तो इनके लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मोटर एंड प्लेट पर। मोटर एंड प्लेट जिसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। बीच में जो गैप है उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। ठीक है, यही सब लेबलिंग हमें याद रखनी है। ये जो सोलन स्ट्रक्चर है इसे साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। साइनेप्टिक नॉब, इनके अंदर जो गुब्बारे दिख रहे हैं इन्हें साइनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है, वेसिकल्स कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, है ना बच्चों। है क्या कोई इसमें परेशानी, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। कैल्शियम आया मैसेज के फॉर्म में, कैल्शियम इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को पुश करेगा किनारे की तरफ, किनारे की तरफ आके ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर कौन है, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन आएगा सार्कोलेमा से होते हुए सार्कोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म में आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, सार्कोप्लाज्म में जब ये आएगा न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा, एसिटाइल कोलिन, तो सार्कोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कजन भाई पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कजन भाई, जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल जिन्हें एल ट्यूब्यूल कहा जाता है, और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जिन्हें टी ट्यूब्यूल कहा जाता है। दो तरह के, एल ट्यूब्यूल और टी ट्यूब्यूल। यहां पे आया क्या है, एसिटाइल कोलिन। बात क्या है कि जो एल ट्यूब्यूल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स, ये कैल्शियम आयन का स्टोरेज करते हैं। किसका स्टोरेज करते हैं, कैल्शियम आयन का स्टोरेज करते हैं। और एसिटाइल कोलिन जब आता है तो वो इन्हीं एल ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है और एल ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयन को रिलीज कराता है। बस यहीं से मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती
एल ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयन का रिलीज होना ट्रिगर करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, ये कैल्शियम आयन कहां से रिलीज हुए हैं? एल ट्यूब्यूल से। किसने रिलीज कराया है? एसिटाइल कोलिन ने। एसिटाइल कोलिन कहां से आया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से आया है। कहां पर? ये आया है मसल्स में, सार्कोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, यहां तक बच्चों बात समझ में आई? कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक बार अगर प्रॉब्लम हो तो आप रिवाइंड करके देख लेना जरूर से। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, सब लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। और सिस्टमेटिक पढ़ने का मतलब ये है कि आप नोट्स सिस्टमेटिक बनाओ। ये वेब सीरीज नहीं चल रही है कि 1 घंटे में एक वीडियो कंप्लीट कर लिया। प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि बार बार आप 1 घंटे की वीडियो नहीं देख पाओगे। आप एक बार देखोगे, दूसरी बार आप इसको फॉरवर्ड करके देख लोगे, तो बार बार आप इस वीडियो को नहीं देख पाओगे। लेकिन वीडियो रिकॉल होगी अगर आप बार बार नोट्स देखोगे। तो नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना है, वीडियो को पॉज कर करके बनाना है, रिवाइंड करके नोट्स बनाना है। और ये जो लेबलिंग वगैरह जो है, ये सब बहुत प्रॉपरली बनाना है। बहुत ही फैक्चुअल अपनी स्टडी चलती है। और अगर वास्तव में देखो, अगर वास्तव में स्कोर करना है, नीट में नंबर अच्छे लाने हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, तो इतनी ही सिस्टमेटिक और डिटेल स्टडी करनी पड़ती। केवल एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं, बट जो एनसीईआरटी में दिया है उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो बातें मैंने बोली हैं उसको याद रखना और नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, हवा हवाई काम नहीं चलता। हम जो पढ़ा रहे हैं ना, ये वेब सीरीज नहीं है। ठीक है, कि एपिसोड निपटाते जाओ, मिर्जापुर 1, मिर्जापुर 2, गेम ऑफ थ्रोन्स, है ना, मनी हाइस्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, पढ़ाई करनी है, नोट्स अच्छे से बनाना है। नोट्स नहीं बनाओगे, मेरा पढ़ाया बर्बाद है। ठीक है, मैं शाहरुख खान नहीं हूं जो आऊं गाना गा दूं और गाना तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं वही एग्जाम में आता है, क्योंकि बहुत ही थॉरो स्टडी, कंसेप्चुअल स्टडी चलती है। ठीक है, चलो, मुझे उम्मीद है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल भरे हुए हैं, गुब्बारे भरे हुए हैं, होली वाले गुब्बारे हैं भाई, रंग भरा हुआ है। कौन सा रंग है? एसिटाइल कोलिन। रिलीज हुए कहाँ? मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे एसिटाइल कोलिन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में फिर मोटर एंड प्लेट पर रिसेप्टर्स हैं, ये येलो कलर के रिसेप्टर्स दिख रहे हैं ना, ये वही रिसेप्टर्स हैं। इन्हीं रिसेप्टर से होते हुए एसिटाइल कोलिन सार्कोप्लाज्म में आएगा। सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी 2 ट्यूब्यूल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। जो एल ट्यूब्यूल है, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल है, वो कैल्शियम आयन का स्टोरेज करती है। ये एसिटाइल कोलिन एल ट्यूब्यूल्स पर एक्शन करता है, जिससे फिर कैल्शियम आयन रिलीज होता है। और ये कैल्शियम आयन का रिलीज होना मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। बोलो स्वाहा। ठीक है, चलो ध्यान रखना इसको, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अब यहां से क्या होगा जरा देखो। यहां से क्या होगा ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। मैं जस्ट इसको सेव कर लूं, ठीक है, इमेज को, और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब बड़ी सिंपल सी बात है, क्या क्या होगा वो समझना है। ये आ गया कौन? एक्टिन। उसके पीछे पीछे आ गया कौन? मायोसिन। बड़ी सिंपल सी बात है, एक्टिन और मायोसिन। यही स्ट्रक्चर पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। चलो,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एल्टिब्यूल्स हैं, वहां से रिलीज हुआ है कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन जाएगा किसके साथ अटैच हो जाएगा? ट्रोपोनिन के साथ। एक्चुअली ट्रोपोनिन भी कई टाइप के होते हैं। इस ट्रोपोनिन में ये जो 3 यूनिट्स हैं उसमें एक यूनिट होता है ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी, उसी ट्रोपोनिन सी के साथ ये अटैच होता है। कौन? कैल्शियम आयन। और ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच हुआ तो उससे ट्रोपोनिन एक्टिव हो जाता है। ट्रोपोनिन क्या हो जाता है? एक्टिव। ट्रोपोनिन के एक्टिव होने से ट्रोपोमायोसिन जो ग्रूव को कवर कर रहा था, यानी जो ग्रूव की मास्किंग कर रहा था, अब उसका मास्क हट जाता है। यानी जो ग्रूव को मास्क कर रहा था, नाउ इट विल बिकम अनमास्क्ड। अब वो क्या हो जाएगा? अनमास्क्ड हो जाएगा। तो जो ट्रोपोमायोसिन था वो साइड में आके खड़ा हो जाता है, यानी एफ एक्टिन से थोड़ा सा अलग होके साइड में जाके खड़ा हो जाता है, और जिस जगह को उसने कवर करके रखा था वो जगह अब एक्सपोज हो जाती है। कौन सी जगह एक्सपोज हो जाती भाई? जिसको इसने कवर किया था, इधर देखो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये एक्सपोज हो गया। जिसको इसने कवर किया था वो पार्ट क्या हो जाता है? एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज होने के बाद वो जगह का नाम क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या नाम है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। उस जगह पे अटैच हो जाता है मायोसिन। किससे अटैच होता है? एक्टिन बाइंडिंग साइट से। तो जो जगह एक्सपोज हुई है, यहां पर मैं ऊपर दिखा रहा हूं एक्सपोज सरफेस, ठीक है। एक्सपोज सरफेस क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट है, वहां पे जुड़ गया मायोसिन। किससे जुड़ा? एक्टिन बाइंडिंग साइट से अटैच हो गया, कनेक्शन बन गया है। कनेक्शन जुड़ गया है, ये दोनों पास पास हैं। अब इनके बीच में क्या है? एक ब्रिज बन गया है, ठीक है। एक ब्रिज बन गया है इसके कनेक्ट होने से। उस ब्रिज को हम कह रहे हैं क्रॉस ब्रिज। अब क्या होगा? अब इसको चाहिए एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। वो एटीपी कहां अटैच होगा? एटीपी बाइंडिंग साइट पर। और एनर्जी मिलते ही एक्टिन स्लाइड कर जाएगा किसके ऊपर? मायोसिन के ऊपर, ठीक है। एक्टिन स्लाइड कर जाएगा किसके ऊपर? मायोसिन के ऊपर। और जब तक एनर्जी की सप्लाई मिलती रहेगी ये स्लाइड करता रहेगा। जैसे ही एनर्जी की सप्लाई बंद हुई ये कनेक्शन कट होगा। कनेक्शन कट होगा, दोनों के बीच में जो लिंक ब्रिज बना था वो लिंक ब्रिज हटेगा, मसल रिलैक्स कर जाएगी। और मसल रिलैक्स करेगी तो ठीक उल्टा चलेगा। क्या उल्टा चलेगा? यहां से ट्रोपोनिन से कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम जाएगा किसके पास? एल ट्यूब्यूल्स में स्टोर हो जाएगा। ट्रोपोनिन इसको जो है, ट्रोपोमायोसिन इसको वापस से मास्क कर लेगा और ट्रोपोनिन जो है वापस से इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ट्रोपोनिन वापस से इनएक्टिव हो जाएगा। मुझे मालूम है थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, फिर से देखो क्या हुआ। कैल्शियम आयन आया, वो कैल्शियम आयन गया ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच हुआ। ट्रोपोनिन सी वन ऑफ द ट्रोपोनिन है, 3 यूनिट्स में से एक है। ये एक्टिव हुआ, इसके एक्टिव होने से ट्रोपोमायोसिन जो है वो एफ एक्टिन से अलग हो जाता है और साइड में अरेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो साइड में खड़ा हो गया। तो जिस सरफेस को इसने कवर किया था वो सरफेस एक्सपोज हो गई, अनमास्किंग हो गई। वो सरफेस क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। जैसे ही वो एक्सपोज होगी उससे अटैच हो जाएगा मायोसिन। किससे अटैच होगा? एक्टिन बाइंडिंग साइट के। ये दोनों के एक्टिव साइट हैं, एक दूसरे के कंपैटिबल हैं। याद रखना है, दोनों के एक्टिव साइट हैं और एक दूसरे के कंपैटिबल हैं। ये इसी से फ्यूज करेगा, इसीलिए उधर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, इधर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ऊपर में क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट है और नीचे से क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट है। चाबी में ताले से जुड़ने के लिए बाइंडिंग साइट होती है और ताले में चाबी से जुड़ने के लिए बाइंडिंग साइट होती है ना। फिर उसके बाद दूसरा जो एक्टिव साइट है वहां पर एटीपी अटैच होगा। अब एटीपी को ब्रेक कैसे करेंगे? एटीपी को ब्रेक करने के लिए चाहिए एक एंजाइम जिसका नाम है मायोसिन एटीपेज। क्या नाम है? मायोसिन एटीपेज। और मजे की बात है ये एंजाइम पहले से प्रेजेंट है। किसकी वजह से? ये जो हेड है, हेड एक्ट एज एंजाइम जिसका नाम है मायोसिन एटीपेज। मायोसिन एटीपेज एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ये कनेक्शन जोड़ने के बाद एटीपी को ब्रेक करता है।
एटीपी ब्रेक होता है किसमें? एडीपी में। एटीपी ब्रेक होता है एडीपी में बाय एक्शन ऑफ मायोसिन एटीपेज एंजाइम। याद रखना है कि हेड ऑफ मीरोमायोसिन एक्ट एज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? मायोसिन एटीपेज। ठीक है, तो जो एटीपी का ब्रेकडाउन है वो इसी हेड की वजह से होता है, यही एंजाइम की तरह काम करता है। तो जब तक एनर्जी मिलती रहेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। डंबल उठाया कभी? भारी वाला उठाना, ऐसे जिम में जाते हैं ना, भारी वाला डंबल उठाते हैं। जब तक एनर्जी है तब तक डंबल उठा रहेगा, जैसे एनर्जी गई डंबल डाउन, जैसे एनर्जी गई डंबल डाउन। तो जैसे ही एनर्जी की सप्लाई कम होती है, कनेक्शन टूट जाता है, जो स्लाइड किया था वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, कैल्शियम रिलीज होके कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? एल ट्यूब्यूल्स में स्टोर हो जाता है। यही है मैकेनिज्म स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्टेप्स देखकर आगे बढ़ते हैं, चलो। तो स्टेप्स जो हमने पढ़ा है उसी को यहां पर स्टेप्स के फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है? अ न्यूरल सिग्नल इम्पल्स, जो कि नर्वस सिस्टम से आएगा, नर्व लेकर आएगी, जो नर्व लेकर आएगी वो क्या है? मोटर न्यूरॉन कहलाएगा। और उससे नर्व में और मसल्स में जो जंक्शन बनेगा उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरॉन का जो साइनेप्टिक नॉब है और सार्कोलेमा के बीच जो है जंक्शन बनता है, जो हमने यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अ न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा? एसिटाइल कोलिन, जो रिलीज होता है मसल्स में, रिलीज हुआ, सार्कोप्लाज्म में आया। इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? किसी को एक्साइट करने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक, किसी गुस्सा दिलाना हो, उसको एक थप्पड़ मार दो, वही उसके लिए एक्शन पोटेंशियल है। तो किसी को एक्टिवेट या स्टिमुलेट करने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़े वो क्या है? एक्शन पोटेंशियल। यानी अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो एक्टिवेशन होना कंफर्म है। तो एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, द एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर्स एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्ट करेगा और कैल्शियम आयन रिलीज कराएगा सार्कोप्लाज्म में। अब आगे क्या बोला है, कहानी देखेंगे। कैल्शियम बाइंड विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से बाइंड होगा जो कि एक्टिन फिलामेंट पर है, एंड रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। जो सरफेस कवर किया था ट्रोपोमायोसिन उसको अनमास्क करा देगा। यूजिंग द एनर्जी from ATP hydrolysis, myosin head bind to expose active site on the actin to form a cross bridge। एनर्जी यूज करके वो क्रॉस ब्रिज जो है बनाएंगे, और क्रॉस ब्रिज बनाएंगे तो फिर वो पुल करेंगे किसको? एक्टिन को, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, एंड एक्टिन विल स्लाइड ओवर मायोसिन। एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर। ठीक है, यहां पर एक बात नहीं लिखी है कि मायोसिन एटिपेज एंजाइम चाहिए, और हेड जो है वो मायोसिन एटिपेज एंजाइम का काम करता है। हेड ऑफ मीरोमायोसिन खुद एंजाइम का काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है, याद रखना। द जेड लाइन अटैचेस टू दीज एक्टिन इज ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड। जो जेड लाइन है भाई, दोनों जेड लाइन पास आने लगेगी, दोनों जेड लाइन के बीच की दूरी कम हो जाएगी, एंड sarcomere shortens and contraction takes place। आई बैंड गेट शॉर्टन एंड ए बैंड रिटेन द लेंथ। लेंथ रिटेन रहती है लेकिन विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे अपन कभी मसल कॉन्ट्रैक्ट कराएं तो लेंथ कम हो जाती है लेकिन मसल की विड्थ क्या है? बढ़ जाती है। तो ए बैंड की लेंथ रिटेन रहती है, बस उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये कभी कभी ऐसे चलते चलते बीच बीच में अपनी वीडियो अटक क्यों जाती है? 1-2 मिनट के लिए, है ना? जस्ट 1 सेकेंड बच्चों। चलो,
भगवान ही मालिक है नेटवर्क का। चलो देखते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि आई बैंड की लेंथ कम होगी और ए बैंड अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। द मायोसिन रिलीजेस द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडेनोसिन एटीपी ब्रेक होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा एंड गोज बैक टू इट रिलैक्स्ड स्टेट। अ न्यू एटीपी बाइंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। एक नया एटीपी बनेगा जो जुड़ेगा कहां पे, मायोसिन से। द एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड। मायोसिन हेड समझ आ गया, मायोसिन हेड क्योंकि वो एंजाइम की तरह काम कर रहा है। कौन सा एंजाइम है, मायोसिन एटिपेज एंजाइम है, याद रखना, इसलिए मायोसिन हेड उसको ब्रेक करेगा। एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। ठीक है, तो बार बार ये स्लाइडिंग चलती रहेगी, बार बार ये जो है कनेक्शन बनना और टूटना चलता रहेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी। When calcium ion are pumped back, जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से रिलीज होकर वापस जाएंगे टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल ट्यूब्यूल्स के सिस्टर्ने में, द एक्टिन फिलामेंट आर अगेन मास्क्ड। जो एक्टिन फिलामेंट है उस पर ट्रोपोमायोसिन मास्क कर लेगा। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन, जिससे जेड लाइन वापस एक दूसरे से दूर जाने लगेगी एंड they will reach to their original position, that is relaxation will takes place। उससे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। इस बात को याद रखना है, क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है। द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स वेरी इन डिफरेंट मसल्स। अलग अलग मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है। कोई मसल होती है बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई मसल होती है स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लेती है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये बड़ी खास बात है, हमने पहले भी बताया था कि अगर हमारी मसल्स नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट पर काम करेंगी तो उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो मसल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से मसल फैटीग, मसल्स में थकान पाई जाएगी। क्यों हुआ है भाई मसल फैटीग? इट इज ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल्स। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन से ग्लूकोज का पॉलीमर ग्लाइकोजन ब्रेक करेगा तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड बनता है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, याद रखना है, दिमाग में बिठाना है। ठीक है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये, अपन वही डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक है। अब दो तरह के मसल फाइबर पाए जाते हैं, दोनों में डिफरेंसेस, एक होते हैं रेड मसल फाइबर, दूसरे होते हैं व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर क्या होते हैं? द रेड कलर फाइबर, जिनका रेड कलर होता है, ज्यादा रेड होते हैं, डार्क रेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन का कंटेंट हाई होता है। दूसरे वहीं व्हाइट मसल फाइबर जिनमें मायोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है बट कम होता है। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होता है, व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन कंटेंट कम होता है। ये जो पॉइंट है ना, ये सीधे ऑप्शंस बन के आते हैं, स्टेटमेंट बन के आते हैं। प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है रेड मसल फाइबर में, और जब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो एनर्जी सप्लाई फुलफिल रहती है, और एनर्जी सप्लाई फुलफिल रहती है तो इनमें कंटिन्यूअसली एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। व्हाइट मसल फाइबर में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो कम है, और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होने की वजह से इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। सो एरोबिक मेटाबॉलिज्म यूटिलाइजेज लार्ज अमाउंट ऑफ O2, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सप्लाई की कोई कमी नहीं है। दूसरे में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो मसल फैटीग बहुत कॉमन मिलता है किसमें? व्हाइट मसल फाइबर में। सो रेड मसल फाइबर स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। वहीं जो व्हाइट मसल फाइबर है इनमें फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनमें नॉर्मल रेट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है,
ध्यान में रहेगा, ये पॉइंट्स हैं, रिलेटेड है किससे, हमारे मसल सिस्टम से। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। आज ही इसकी शुरुआत करते हैं, है ना। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम यहां खत्म होता है, आगे फिर हम डिसऑर्डर्स पे जाएंगे जब हम स्केलेटल कवर कर लेंगे तब भी। स्केलेटल क्या है, लोकोमोशन मूवमेंट का दूसरा पार्ट, जहां पे हम हमारे बॉडी फ्रेम स्केलेटन की बात करेंगे जो बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ है, और इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, फ्रेम प्रोवाइड करना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो देखते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सीधी सी बात हमने बोली, ये बना होता है मेनली बोन का, एंड सम पार्ट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन, लगभग 206 बोन्स पाई जाती हैं, और कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरह के कार्टिलेज पाए जाते हैं। हमने हिस्टोलॉजी में बोन और कार्टिलेज दोनों पढ़ा है, यानी एनिमल टिश्यू में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों के फीचर क्या है, दोनों की हिस्टोलॉजी कैसी है, कार्टिलेज की भी हिस्टोलॉजी कैसी है, और क्यों अलग अलग तरह के कार्टिलेज और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब हम लोग एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एनिमल टिश्यू को कवर करो जाके पहले। बोन हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम यानी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होती हैं, इसलिए उसका जहां भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट का डिपोजिशन मिलेगा वो हार्ड हो जाएगा, तो बोन्स इसलिए हार्ड होती हैं। कार्टिलेज इज स्लाइटली प्लायबल, प्लायबल मतलब जो है सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट मैट्रिक्स है ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। इसमें कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट है जिसकी वजह से इसका मैट्रिक्स सॉफ्ट है। और ये हम देखें ना, ये कान है, कान का हमारा जो ये कार्टिलेज है देखो कितना सॉफ्ट है, ऐसा घुमा दें। प्राइमरी के जो मास्टर साहब लोग हैं उनका बड़ा फेवरेट ऑर्गन है, ऐसे ही पकड़ के ऐसे काम जो वर्क पूरा नहीं करता उसको पकड़ के ऐसे घुमा के उठा देते हैं, है ना। तो ये कार्टिलेज है, प्लायबल है, ठीक है, किसकी वजह से, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट की वजह से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें ह्यूमन स्केलेटन के अलग अलग एस्पेक्ट दिख रहे हैं, डरना मत, है ना। साइंस के स्टूडेंट हो उतना ही ये जरूरी है जितना खाना पीना जरूरी है, तो स्केलेटन को देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से। आज मैं इसका केवल ओवरव्यू बताऊंगा, ओवरव्यू के बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा स्कल को ले आके आपसे डिस्कस करूं, और उस डिस्कशन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, हमने बोला हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम उसके दो पार्ट पाए जाते हैं। एक पार्ट जो एक्सियल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो अपेंडिकुलर पार्ट होता है। एक्सियल पार्ट वो है जो बॉडी एक्सिस पर प्रेजेंट है, यानी बॉडी की मीडियल लाइन पर प्रेजेंट है, सेंटर लाइन पर जो पार्ट प्रेजेंट है उसे बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। और इसमें लगभग 80 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी? 80 बोन्स, याद रखना। टोटल कितनी है भाई? 206। 206 अपनी तरफ से ज्यादा कम ज्यादा मत करना, है ना। 206 है, 206 इधर उधर किए तो मैं सारी तोड़ दूंगा, तो 206 होती हैं। और एक्सियल यानी जो हमारी मिड लाइन है, मिड एक्सिस है, उस पर जितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारा एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। 80 बोन्स पाई जाती हैं जिसमें स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है और रिब्स आती हैं। तो पहले डायग्राम में जो ब्लू शेडेड एरिया आपको दिख रहा है वो एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, हमारी बॉडी एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो पार्ट है जो एक्सियल से अटैच होता है और लेटरल साइड यानी बाहर की तरफ निकला होता है। तो यहां देख लो, ये एक्सियल है, जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, उससे जो अटैच लेटरल साइड यानी बाहर की तरफ जो पार्ट दिख रहा है, जिसको हमने ब्लू शेड में लिखा बनाया है, ब्लू शेड में, वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो वो है एक्सियल स्केलेटन जो ब्लू पार्ट में दिख रहा है। यहां जो ब्लू पार्ट में दिख रहा है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी यहाँ पे हमें शोल्डर, हैंड, अपर लिम्ब, फिर हमारा जो
पेल्विक बोन है और लोअर लिम्ब, ये हमें अपेंडिकुलर में दिख रहा है। तो देखेंगे क्या क्या है। अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन्स, जिसमें बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, बोन्स ऑफ हाइड लिम्ब्स, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। पेक्टोरल गर्डल हमारा शोल्डर जॉइंट, पेल्विक गर्डल हमारा जो हिप जॉइंट, हिप जॉइंट की जो बोन है ये पेल्विक गर्डल। तो ये मिलकर हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम बनाता है। अब हमें इन दोनों को पढ़ना है। शुरुआत करेंगे किससे? एक्सियल स्केलेटन से, लेकिन आज नहीं करेंगे, ठीक है, आज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम एक अलग टॉपिक के फॉर्म में शुरू करना चाहते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से ह्यूमन स्केलेटन से हम लोग शुरू करेंगे, और ह्यूमन स्केलेटन से आगे ले चलेंगे किसको? बोन्स और उनके कनेक्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, एकदम फुल टू मजा आने वाला है, ठीक है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे जो हमारी बॉडी में ही हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो, और कुछ तो ऐसे हैं जो मुझे मालूम है कि अभी इस लेवल पे आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम नेक्स्ट क्लास में, यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक्सियल स्केलेटन को, ठीक है। तो मिस नहीं करना, नेक्स्ट क्लास को मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।